क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये है अधिकांश हड़प्पा स्थल आज के भारत में स्थित है। दूसरा दिया है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अस्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो हमारा कथन हो जाएगा सही केवल एक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अस्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसलिए दो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बौद्ध संगीति का उद्देश्य था। कह रहा है बौद्ध संगीति का उद्देश्य था। यह है बुद्ध की जीवनी लिखना, बी है संघ विस्तार, सी है बुद्ध उपदेशों का संकलन और डी है महायान का प्रचार। तो बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संकलन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए है अलबरूनी अकबर, बी है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, सी है मार्को पोलो फिरोज शाह और डी है हुएनसांग चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से कौन सा सही है यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये इब्न बतूता भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था। कह रहा अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था। यह है किसान का कल्याण, बी है अस्थाई राजस्व सुनिश्चित करना, बी है सिंचाई विकास और डी है कृषि विस्तार। तो अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा अस्थाई राजस्व सुनिश्चित करना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। ए है हर 3 वर्ष में, बी है हर 4 वर्ष में, सी है हर 5 वर्ष में, डी है राष्ट्रपति के विवेक से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। यह है राज्यों से, बी है संघ क्षेत्र से, सी है भाषा से और डी है करों से। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा भाषा से, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के विवेकाधीन कार्यों में आता है। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के विवेकाधीन कार्यों में आता है। ए है अध्यादेश जारी करना, बी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी है सीएजी की नियुक्ति और डी है बजट को स्वीकृति। तो राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकार में कौन आता है? तो ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं। कह रहा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं। ए है राजनीति, बी है खेल, सी है विज्ञान कला साहित्य और डी है प्रशासन। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये हो जाएंगे विज्ञान कला साहित्य, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल आर्टिकल 80 के तहत ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक मानसून को प्रभावित नहीं करता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक मानसून को प्रभावित नहीं करता है। यह है जेट स्ट्रीम, बी है अल नीनो, सी है हिमालय और डी है महासागरीय धाराएं। तो मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो वह हो जाएगा महासागरीय धाराएं। यह महासागरीय धाराएं अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रभाव ये मानसून पर इसका नहीं रहता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रैगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कह रहा रैगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। यह है गेहूं, बी है धान, सी है कपास और डी है ज्वार। तो रैगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए हो जाएगा? तो हो जाएगा कपास के लिए। रैगुर सबसे उपयुक्त हो जाएगा कपास के लिए, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह नमी धारण करने का क्षमता के कारण इसमें कपास की खेती बहुत ही बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिमालयी नदी नहीं है।
इनमें से कौन सा नदी है जो कि हिमालयी नदी नहीं है? ऑप्शन ए है सतलुज, बी है झेलम, सी है गोदावरी और डी है चेनाब। तो चेनाब, तो हमारा करेक्ट हिमालयी नदी कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा करेक्ट। ये हिमालयी नदी नहीं है, प्रायद्वीपीय नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की ये प्रमुख नदी है। कौन सा? गोदावरी। तो ये हिमालयी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल स्थित है। कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल स्थित है। ए उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल स्थित है, तो वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा में स्थित ये अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ए है जीएसटी, बी है उत्पाद शुल्क, सी है आयकर और डी है सीमा शुल्क। तो निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा? आयकर। कर का भार स्थानांतरित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। कह रहा भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। ए है 2012, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, यही पूछ रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना, मतलब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। यह है सरकारी वेतन, बी है निजी किराया, सी है छात्रवृत्ति और डी है उद्योग लाभ। तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो ये छात्रवृत्ति, यह ट्रांसफर पेमेंट है जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव पड़ता है। ए है क्रय शक्ति पर, बी है निर्यात पर, सी है कर ढांचे पर और डी है जीडीपी पर। तो मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो हो जाएगा क्रय शक्ति, यानी कि क्रय शक्ति हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैसे का मूल्य घटता है तो क्रय शक्ति भी क्या होता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है रेमसर सम्मेलन संबंधित है। क्वेश्चन है रेमसर सम्मेलन संबंधित है। ये है जैव विविधता, बी है वन संरक्षण, सी है आर्द्र भूमि और डी है जलवायु परिवर्तन। रेमसर सम्मेलन संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रेमसर सम्मेलन संबंधित है, जिसको कि रामसर साइट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कह रहा है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह है नीलगिरी, बी है सुंदरवन, सी है नंदा देवी और डी है मानस। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा नीलगिरी, जो कि 1986 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। कह रहा है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। ए है CO2, बी है CFC, सी है SO2 और डी है CO। तो ओजोन क्षरण के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार होता है? तो हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है। मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है।
ए है यकृत, बी है थायराइड, सी है अग्न्याशय और डी है पिट्यूटरी। तो शरीर में इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है, तो वह अग्न्याशय, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की संरचना होती है, कह रहा है डीएनए की संरचना होती है। ए है एकल कुंडली, बी है द्विकुंडली, सी है त्रिकुंडली और डी है रैखिक। तो डीएनए की संरचना होती है तो वह हो जाएगा द्विकुंडली, यानी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्लॉक चेन तकनीक आधारित है, कह रहा है ब्लॉक चेन तकनीक आधारित है। ए है केंद्रीकरण पर, बी है विकेंद्रीकरण पर, सी है क्लाउड स्टोरेज पर, डी है एआई पर। तो ब्लॉकचेन तकनीक आधारित है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण पर, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मानव भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन कहलाता है, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन कहलाता है। ए है आदित्य, बी है गगनयान, सी है चंद्रयान और डी है मंगलयान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में डिजिटल जनगणना पहली बार होगी, तो भारत में डिजिटल जनगणना पहली बार होगी, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।